लास्ट क्लास में हमने सीपीसी का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस होगा हमने ये पढ़ा था, राइट। प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव लॉ के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ सीपीसी का, राइट। इवोल्यूशन पढ़ा था या हिस्ट्री ऑफ सीपीसी, और उसी में हमने ये पढ़ा था कि सीपीसी का जो स्ट्रक्चर है वो काफी यूनिक है अपने आप में। और वो यूनिक इस सेंस में है कि सीपीसी के पास कि सीपीसी को अमेंड करने की पावर लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट दोनों के पास है, राइट। जबकि जो अमेंड करने की पावर होती है या लेजिस्लेट करने की पावर होती है, लेजिस्लेट करने की पावर मतलब लॉ बनाने की जो पावर होती है, लॉ मेकिंग की जो पावर होती है, उसी में अमेंडमेंट की पावर भी होती है। और ये पावर केवल लेजिस्लेचर के पास होती है नॉर्मली। पर सीपीसी इस मामले में यूनिक है क्योंकि सीपीसी में सेक्शंस हैं, टोटल 158 सेक्शंस हैं। देन शेड्यूल 1 में ऑर्डर्स हैं 51 ऑर्डर्स, राइट। और इन ऑर्डर्स के अंडर रूल्स हैं। ये जो पोर्शन है इसको हाई कोर्ट भी अमेंड कर सकता है और लेजिस्लेचर भी अमेंड कर सकता है, राइट। पर और ये जो सेक्शन वाला पोर्शन है, राइट, इसको केवल लेजिस्लेचर अमेंड कर सकता है। हमने इतना समझा था। हमने ये भी समझा था कि इस तरह का जो यूनिक प्रोविजन है ये किया क्यों गया, राइट। क्योंकि पिछले 23 इयर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, 3 बार नए सीपीसी, नया सिविल प्रोसीजर कोड बनाना पड़ा था, राइट। 1859 में, 1877 में, 1882 में। तो फिर फाइनली जो 1908 में सीपीसी बना वो आज तक रेलेवेंट है, राइट। तो ये हमने समझा था कि बेसिकली ये जो सीपीसी इतना यूनिक लॉ है, इसकी यूनिकनेस के पीछे इसका रीजन इसकी हिस्ट्री और इसका इवोल्यूशन है। ये हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। हमने ये भी समझा था कि सिविल और क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस होता है, राइट। आज हम बात करने वाले हैं कि जो सीपीसी है इसमें रूल मेकिंग पावर, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट के पास रूल्स को अमेंड करने की पावर्स हैं। तो हम सीपीसी के बाकी प्रोविजन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम एक फ्लो में चल रहे हैं, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, एवोल्यूशन पढ़ा है, राइट। तो हम पहले जो रूल मेकिंग पावर है हाई कोर्ट की, जो सेक्शन 121 से 131 में डील की गई है, जहां पे हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रूल्स को अमेंड कर सकता है, रूल्स को चेंज कर सकता है, राइट। और हाई कोर्ट को ये रूल मेकिंग पावर दी इसलिए गई थी ताकि कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो, कोई भी सिचुएशन अराइज हो, तो हाई कोर्ट को अगर लगता है कि इस रूल में चेंज होना चाहिए तो हाई कोर्ट वो खुद से कर सके, रादर देन वेटिंग फॉर लेजिस्लेचर टू डू इट। क्योंकि अगर लेजिस्लेचर के लिए हाई कोर्ट वेट करेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और वो जो भी सिचुएशन होगी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हाई कोर्ट को ये पावर दी गई थी, राइट। तो अभी हम पढ़ते हैं पार्ट 10 सीपीसी का। आई होप आप सबके पास आपका बेयर एक्ट होगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो जो मेरे YouTube लेक्चर्स हैं मैं उसमें भी हमेशा ये बोलता हूं कि आप अपना बेयर एक्ट जरूर साथ रखो जब आप लॉ पढ़ो। और अभी भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपना बेयर एक्ट जरूर साथ रखो, राइट। तो जो रूल मेकिंग पावर है हाई कोर्ट की, उस रूल मेकिंग पावर को आपको जस्ट अ सेकेंड, तो जो रूल मेकिंग पावर है हाई कोर्ट की उसको हमें देखना पड़ेगा, और वो सेक्शन 121 से 131 के बीच में डिस्कस किया और पार्ट 10 ऑफ सीपीसी के बारे में बात करता है। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 121 से, कि सेक्शन 121 बेसिकली बोलता है कि जो द रूल्स कंटेन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल, जो भी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीपीसी में जो रूल्स हैं उनको
इस कोर्ट की बॉडी का ही पार्ट माना जाएगा, राइट? अगर विच मीन्स दैट अगर हाई कोर्ट कोई रूल बनाता है, राइट, इफ हाई कोर्ट मेक्स अ रूल, तो हम उसको भी क्या मानेंगे? पार्ट ऑफ सीपीसी ही मानेंगे, ठीक है? ये एक जनरल बात करता है, ठीक है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 अगर सीपीसी का हम देखें तो वो भी यही बोलता है कोड इंक्लूड्स रूल्स, राइट? तो सीपीसी में क्या है? सीपीसी में एक तो सेक्शंस हैं जिनको हम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कहते हैं, राइट? और दूसरी चीज क्या है? दूसरा रूल्स है, जो ऑर्डर्स के अंडर जिनको सीपीसी में अरेंज किया गया है अलग अलग ऑर्डर्स के अंडर, ठीक है? तो रूल्स जो हैं, रूल्स भी ऑब्वियसली सीपीसी का ही पार्ट है, और यही जनरल बात सेक्शन 121 बोलता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 की अगर हम बात करें तो इट सेज रूल्स मींस रूल्स कंटेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 122 और 125। तो ये फर्दर अगर हम सेक्शन 121 को पढ़ें तो सेक्शन 121 को हमें किसके साथ पढ़ना चाहिए? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 के साथ पढ़ना चाहिए, राइट? क्योंकि सेक्शन 121 ये बोलता है कि जो रूल्स जो बनाए जाएंगे, जो रूल्स होंगे फर्स्ट शेड्यूल में, वो सब ऐसे उन सबको सीपीसी का पार्ट माना जाएगा, राइट? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 फर्दर ये बात बोलता है दैट कोड इंक्लूड्स रूल्स। तो सीपीसी में जो पीछे ऑर्डर्स दिए गए हैं, जो रूल्स दिए गए हैं, वो सब भी दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ सीपीसी। ऑब्वियसली सीपीसी का हिस्सा इसमें तो हम सब में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 भी यही बात करता है कि रूल मतलब वो रूल्स जो कि या तो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं ऑलरेडी जब सीपीसी बना, या फिर वो रूल्स जिनको सेक्शन 122 और सेक्शन 125 में हाई कोर्ट ने बनाया, राइट? तो दिस इज सेक्शन 121 जो एक बहुत ही जनरल बात आपको बताता है, और वो ये बोलता है कि जो रूल्स हैं बेसिकली वो सीपीसी या पूरे कोड का एक हिस्सा है, राइट? अब सेक्शन 122 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 122 बात करता है दैट देयर आर 2 डिस्टिंक्ट पावर्स व्हिच हाई कोर्ट हैज। तो हाई कोर्ट के पास 2 पावर्स हैं। कौन सी हैं वो 2 पावर्स? पहला, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ऑफ द रूल्स बनाने के कंसर्न में 2 पावर्स है हाई कोर्ट के पास। पहला, हाई कोर्ट कैन मेक देयर ओन रूल्स, राइट? तो वो अपने प्रोसीजर के लिए रूल्स बना सकता है। हाई कोर्ट अपने, ऑब्वियसली जब हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट में भी तो केसेस सुने जाते हैं, हाई कोर्ट में भी कुछ हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, तो हाई कोर्ट का भी अपना प्रोसीजर होता है। तो अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए भी हाई कोर्ट रूल बना सकता है। और दूसरा, द हाई कोर्ट्स कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट्स। अब ऑब्वियसली अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, लेट्स से, तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, राइट, मतलब जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में जुडिशरी है, तहसील लेवल पे भी कोर्ट्स हैं, तो वो सारे कोर्ट्स जो है वो किसके अंडर आते हैं? एमपी हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। तो इन कोर्ट्स में भी जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा उसके लिए भी रूल्स बनाने का पावर किसके पास है? एमपी हाई कोर्ट के पास है। तो हाई कोर्ट के पास 2 पावर्स कौन सी हैं जब हम रूल मेकिंग की बात करते हैं? पहला, टू मेक रूल्स टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, हाई कोर्ट का अपना प्रोसीजर रेगुलेट करने के लिए, और दूसरा, टू मेक रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट, जो कि उस हाई कोर्ट के अंडर आते हैं, राइट? तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? हाई कोर्ट कुछ भी, जो भी चेंज हाई कोर्ट चाहे तो वो कर सकता है रूल्स में, राइट, जो भी फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं, इंक्लूडिंग फ्रेमिंग ब्रांड न्यू रूल्स ऑल टुगेदर। मतलब हाई कोर्ट या तो जो रूल्स हैं उनको उनमें अमेंडमेंट कर सकता है, या फिर बिल्कुल नया रूल क्या कर सकता है? ऐड कर सकता है, राइट?
सो 121 और 122 इस बारे में बात करते हैं। 121 ये बताता है कि जो रूल्स हैं दे आर पार्ट ऑफ द कोर्ट, और 122 ये बताता है कि हाई कोर्ट के पास दो पावर्स है रूल मेकिंग के से रिलेटेड। एक कि हाई कोर्ट अपने खुद के रूल्स को रेगुलेट करने के लिए, अपने खुद के प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकता है, और दूसरा उसके अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए भी रूल्स बना सकता है, राइट। अब अगर हम सेक्शन 122 में हमने जो एक चीज समझी वो हमने ये समझा कि 122 में हाई कोर्ट क्या कर सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकता है, राइट। ये जो सेक्शन 122 है, इस प्रोविजन को आप आर्टिकल 227 सबसेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आर्टिकल 227 क्या बात करता है। आर्टिकल 227 बेसिकली ये बोलता है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के पास पावर होगी प्रोसीजर गवर्न करने के लिए, रूल मेकिंग के लिए, जो भी कोर्ट्स उसके सबऑर्डिनेट होंगे उन कोर्ट्स का, राइट। तो आप आर्टिकल 122 को आर्टिकल 227 सबसेक्शन 2B के साथ हमेशा पढ़ेंगे। लॉ पढ़ने में एक इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आपको सेक्शंस को रिलेट करना आना चाहिए, आप इनको को रिलेट करके पढ़ पाए, क्योंकि लॉ कभी, कोई लॉ आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता है, राइट। सीपीसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर सकते हैं और भी दूसरे लॉ से रिलेट कर सकते हैं, फिर सीपीसी के अंदर जो प्रोविजंस हैं हम उनको एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप आंसर राइटिंग भी करते हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रूल्स को अगर आप एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन से रिलेट करके पढ़ते हैं तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इन केस अगर आप आंसर भी लिखते हैं तो ऑब्वियसली एक जो एग्जामिनर होता है उसको ये समझ आता है कि आपको बेसिक एप्लीकेशन पता है, लॉ का कंसेप्ट पता है, आपको पता है कौन किस चीज को कहां किस से रिलेट करके पढ़ना है, राइट। तो इसीलिए जब हम पूरे टाइम जब हम पढ़ेंगे हम हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम एक रूल को, एक सेक्शन को कहां से रिलेट करके पढ़ें, राइट, उनको लिंक करके पढ़ेंगे। अब सेक्शन 123 की बात करते हैं। तो बेसिकली सेक्शन 123 प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि ये रूल्स बनेंगे कैसे और इन रूल्स को बनाएगा कौन। तो अब जब हाई कोर्ट रूल्स बनाता है तो हाई कोर्ट को क्या करना चाहिए, हाई कोर्ट मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ रूल कमेटी, राइट। हाई कोर्ट क्या करेगा, एक कमेटी बनाएगा जिसको हम, जो होगी रूल कमेटी, राइट। अब इस रूल कमेटी में, और ये कहां बनाई जाएगी, जहां पे हाई कोर्ट की यूजुअल प्लेस ऑफ सिटिंग होगी, राइट। तो अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो इस महाराष्ट्र की जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका मेन बेंच कहां पे है, मुंबई में है, राइट। भले ही उसकी जो दूसरी जो सीट्स है वो नागपुर में और पणजी में भी है, राइट, पर ये जो रूल कमेटी बनेगी फॉर एग्जांपल वो कहां बनेगी, मुंबई में बनेगी, राइट, एट इट्स यूजुअल प्लेस ऑफ सिटिंग। अब इस कमेटी में कौन कौन होगा, इस कमेटी में 3 जजेस होंगे हाई कोर्ट के, राइट, उसी हाई कोर्ट के, है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये मुंबई हाई कोर्ट की, हम बॉम्बे हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें 3 जजेस ऑफ दैट सेम हाई कोर्ट विल बी देयर, राइट। उनमें से उन हाई कोर्ट जजेस में एक जज ऐसा होना चाहिए जिसने एटलीस्ट, लाइक मिनिमम एक जज ऐसा होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकते हैं ऐसे, पर मिनिमम एक जज ऐसा होना चाहिए जिसने डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे सर्व किया है, राइट। जो मतलब प्रमोशन से डिस्ट्रिक्ट जज पहले रहा होगा और उसके बाद वो हाई कोर्ट जज बना है। तो एक डिस्ट्रिक्ट जज जो रहा हो एक इंसान, उन हाई कोर्ट जजेस में से एक ऐसा होना चाहिए। उसके अलावा 3 हाई कोर्ट जजेस के अलावा और कौन होना चाहिए, 2 लीगल प्रैक्टिशनर्स एनरोल्ड इन दैट कोर्ट, तो 2 जो है वो लॉयर्स होने चाहिए, ठीक है। 3 हाई कोर्ट जजेस जिसमें एक जो होगा उसने एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे सर्व किया होना चाहिए। फिर 2 लीगल प्रैक्टिशनर्स, है ना, विच मीन्स 2 लॉयर्स होने चाहिए, एडवोकेट्स होने चाहिए बेसिकली जो प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके अलावा एक जज होना चाहिए सिविल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, और एक जज कहां होना चाहिए, सिविल कोर्ट का, जो कि उस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है,
राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉम्बे हाई कोर्ट की रूल कमेटी है और उसमें सिविल कोर्ट का जज उत्तर प्रदेश जुडिशरी का हो, राइट, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उनका जज हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम हाई कोर्ट के अंडर ही आने चाहिए। तो ये हाई कोर्ट जजेस भी सेम हाई कोर्ट के होने चाहिए, जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं ये भी वही लोग होने चाहिए जो वहां पे एनरोल्ड हो और वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हो, लॉयर्स, और एक सिविल कोर्ट का जज जो सबऑर्डिनेट हो उस हाई कोर्ट के, राइट। तो ये 6 लोग इसमें होंगे। अब इसमें क्या होगा, एक और चीज हमें ध्यान रखनी है। अब आप ये देखिए, इसका जो कॉम्पोजिशन अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो काफी अच्छा कॉम्पोजिशन है। इसमें हाई कोर्ट जजेस हैं ऑब्वियसली, पर उसमें से एक हाई कोर्ट जज ऐसा है जिसने डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे सर्व किया है, मतलब उसको एक्सपीरियंस है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे हाईएस्ट लेवल का, कि वो कैसे फंक्शन करती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको उसकी प्रैक्टिकल रियलिटी पता है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए एक हाई कोर्ट जज, राइट। उसके अलावा 2 लॉयर्स होने चाहिए। ऑब्वियसली लॉयर्स का अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। जजेस जिस तरह से चीजों को देखते हैं, लॉयर्स उससे डिफरेंट तरीके से देखते हैं, तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। और एक और होना चाहिए जो कि सिविल कोर्ट का जज होगा, राइट। अब ये जो सिविल कोर्ट का जज है ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी का में सर्विंग बंदा होना चाहिए उस टाइम पे, जो हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट हो, ताकि जब रूल्स बने तो ये सारे के सारे लोग अपनी बातें रख सकें। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है, सारे लगभग स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि जब रूल्स बनाए जाएं तो सारी प्रैक्टिकल रियलिटीज को ध्यान में रख के बनाए जाएं। ऐसा नहीं हो कि कोई भी इंसान, अब इस रूल कमेटी में मान लो ऐसा होता कि सारे 6 हाई कोर्ट जजेस हैं और उसमें से वो सब के सब एलिवेट होकर डायरेक्टली हाई कोर्ट जज बने, जिनको जुडिशरी का, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का कोई नॉलेज नहीं है, राइट, उनको कोई एक्सपोजर नहीं है उस चीज का कि कैसे क्या फंक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में और जुडिशियल साइड पे। तो फिर क्या होता, फिर ये रूल कमेटी क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल था इसके लिए कि अच्छे रूल सजेस्ट कर पाती हाई कोर्ट को, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कैसे प्रॉपरली फंक्शन करती है, उसकी जो इनर वर्किंग्स है वो इनको पता ही नहीं है। तो इसलिए जो रूल कमेटी है, रूल कमेटी को इस तरह का बनाया गया है, सीपीसी में ये प्रोविजन किया गया है, राइट। अब इन्हीं लोगों में से एक जो मेंबर होगा, एक मेंबर प्रेसिडेंट होगा और एक मेंबर जो है वो सेक्रेटरी होगा, राइट। और ये जो कमेटी होगी, राइट, ये जो कमेटी होगी, इस कमेटी का काम क्या होगा, इस कमेटी का काम होगा कि ये और ये सब के सब कौन अपॉइंट करेगा, सेम हाई कोर्ट ही अपॉइंट करेगा। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब राइट, अब सेक्शन 124 क्या बात करता है, सेक्शन 124 बात करता है कि जो रूल कमेटी है ये हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगी, किस लिए, टू एनल, ऑल्टर और ऐड टू रूल्स इन फर्स्ट शेड्यूल, राइट। एनल करने का मतलब अगर कोई रूल है तो उसको अबॉलिश करने के लिए, उस रूल को डिलीट करने के लिए, बेसिकली वहां से ऑल्टर करने के लिए, मतलब उसमें कुछ स्लाइड चेंज करने के लिए, और ऐड करने के लिए कोई नया रूल लेके आने के लिए ये क्या करेगा, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी हाई कोर्ट को, राइट। अब इसमें एक और बात ध्यान रखने की है, दैट द हाई कोर्ट शैल, ये शैल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लॉ जब भी अपन पढ़ते हैं तो मे, शैल, इस तरह की चीजों का ध्यान हमें बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है उस एक वर्ड से, पूरे प्रोविजन का। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट शैल टेक सच रिपोर्ट इनटू कंसीडरेशन बिफोर मेकिंग एनी रूल। अब इस लाइन को अगर हम समझें तो इसका मतलब यह है कि ये हाई कोर्ट के लिए क्या है, मैंडेटरी है कि हाई कोर्ट इस रिपोर्ट को क्या करे, कंसीडर करे, राइट। केवल कंसीडर करना मैंडेटरी है, उसको फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, पर हाई कोर्ट मस्ट कंसीडर दिस रिपोर्ट, ये तो है, राइट। ये सेक्शन 124 बात करता है कि कोई भी रूल बनाने से पहले हाई कोर्ट को ये जो रिपोर्ट सबमिट की है हाई रूल कमेटी ने, इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सेक्शन 126। सेक्शन 125 इसलिए हम डील नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर के बारे में बात करता है, जो कि अब रेलेवेंट नहीं है, जिनको हाई कोर्ट की तरह से पहले ट्रीट किया जाता था।
राइट? तो अब उस प्रोविजन का कोई मतलब नहीं है। तो सेक्शन 126 अगर हम बात करें तो सेक्शन 126 कहता है कि हाई कोर्ट ने जो भी रूल्स बनाए हैं, राइट, उन रूल्स को, वो रूल्स कब इफेक्ट में आ सकते हैं? जब तक पहले क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, उनको क्या करना पड़ेगा, मस्ट ग्रांट इट्स अप्रूवल टू द प्रपोज्ड रूल्स, राइट? तो यहां पे बेसिकली हाई कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर है, पर साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी यहां पे रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट का जो अप्रूवल है वो जरूरी है उन रूल्स को जो हाई कोर्ट ने बनाए हैं। अब देखिए यहां पे सेंट्रल और स्टेट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट कब अपना अप्रूवल देगी और किस केस में स्टेट गवर्नमेंट को अपना अप्रूवल देना पड़ेगा। बेसिकली ऐसे केसेस में जहां पे कोई हाई कोर्ट किसी स्टेट में सिचुएटेड है, राइट? अगर हाई कोर्ट स्टेट में सिचुएटेड है तो क्या करना पड़ेगा? तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। और अगर हाई कोर्ट स्टेट में सिचुएटेड नहीं है, किसी यूनियन टेरिटरी में सिचुएटेड है, राइट, तो उस केस में किसका अप्रूवल लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा बिफोर दोज रूल्स कैन बी पुट इनटू इफेक्ट, राइट? उन रूल्स को इफेक्ट में लाने से पहले। अब अगर हम बात करें हमारे यहां, तो कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे हाई कोर्ट एग्जिस्ट करता है? एक तो दिल्ली हो गई, दिल्ली का तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी और दिल्ली बोलते हैं उसको, कंप्लीट स्टेट नहीं है, तो यहां पे हाई कोर्ट है। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, नई यूटी है, इसका अपना एक हाई कोर्ट है, राइट? और पुडुचेरी एक और यूटी है, पर पुडुचेरी का कोई अपना हाई कोर्ट नहीं है। पुडुचेरी जो है वो बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट या चेन्नई हाई कोर्ट के अंडर आता है, राइट? तो इन केस अगर हाई कोर्ट किसी स्टेट में सिचुएटेड है तो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, और अगर यूनियन टेरिटरी में सिचुएटेड है तो किसका अप्रूवल लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा, राइट? तो इस तरीके से यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जुडिशरी विच मींस हाई कोर्ट प्लस एग्जीक्यूटिव दैट मींस गवर्नमेंट साथ में मिलके रूल्स को क्या कर रही हैं? बना रही हैं। तो यहां पे आप हमेशा ये ध्यान रखिए, सेक्शन 126 में ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है, और मेंस का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें भी पूछा जाता है कि क्या हाई कोर्ट रूल्स बना सकता है ऑन इट्स ओन? तो उसका आंसर होगा नो, हाई कोर्ट बना सकता है, बट देन गवर्नमेंट का अप्रूवल उस चीज के लिए मैंडेटरी है, उन रूल्स के लिए। उससे पहले अगर वो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है तो उन रूल्स को कभी अप्लाई नहीं किया जा सकता, राइट? नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 127। अब जब नए रूल्स अप्रूव हो जाते हैं तो अप्रूव होने के बाद क्या होता है? अप्रूव होने के बाद उनको गैजेट में पब्लिश किया जाता है, राइट? एंड पब्लिश होने के बाद दे टेक इफेक्ट एज इफ दे हैड बीन कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो रूल्स को जब हम गैजेट में गवर्नमेंट पब्लिश करती है, राइट, उसके बाद से वो रूल्स क्या हो जाते हैं? इस तरीके से हो जाते हैं जैसे कि वो फर्स्ट शेड्यूल में पहले से रहे, उसके बाद वो इफेक्ट लेते हैं, राइट? तो नॉर्मल अगर हम देखें तो कोई भी लॉ जब बनता है, राइट, कोई भी लॉ नॉर्मली, जब पार्लियामेंट का हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है तो पार्लियामेंट पास करती है उस लॉ को, प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट असेंट दे देता है उस पर्टिकुलर लॉ को। उसके बाद असेंट देने के बाद क्या किया जाता है? उसको नोटिफाई किया जाता है इन गैजेट, राइट? और ये किस लिए किया जाता है? सो दैट पब्लिक गेट्स टू नो अबाउट दैट लॉ, राइट? क्यों? क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है, इसीलिए ये बोला जाता है कि मिस्टेक ऑफ लॉ और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, राइट? आप कभी ये नहीं बोल सकते, लेट्स से कोई आपने किसी का मर्डर कर दिया, राइट, फिर आप उसके बाद ये क्लेम करने लगो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मर्डर भी कोई ऑफेंस होता है, राइट? तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब आप कभी ये प्ली नहीं ले सकते कि मुझे तो इस लॉ के बारे में पता ही नहीं था। जब आपने वो लॉ वायलेट कर दिया हो तो उसके बाद कोर्ट में आप जाके ये नहीं कह सकते। अगर
ये अलाउ कर दिया जाए तो हर कोई यही बोलेगा हमें तो लॉ पता ही नहीं था। उसी चीज को अवॉइड करने के लिए ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए जो भी लॉ बनता है या जो भी रूल्स बनते हैं उनको क्या किया जाता है, गैजेट में नोटिफाई किया जाता है। उसमें से भले ही कोई ना पढ़ता हो उन गैजेट्स को, बहुत कम लोग पढ़ते हो, जो कंसर्न लोग हैं डिपार्टमेंट के या उस फील्ड के वही पढ़ते हो, बट स्टिल ये माना जाता है कि जब गैजेट में नोटिफाई हो गया तो सबको जहां के लिए वो रूल्स या लॉ नेसेसरी है उन सबको उस लॉ के बारे में जानकारी है, राइट। तो ये लॉजिक होता है गैजेट में पब्लिश करने का। अब हम आते हैं सेक्शन 128 में। सेक्शन 128 बेसिकली बात करता है कि किस तरह के मैटर्स के लिए ये जो रूल्स हैं वो हाई कोर्ट बना सकता है। तो इसमें एक चीज जो याद रखने की है वो ये है कि सच रूल shall be not inconsistent with the provisions in the body of this code। इसका मतलब बस इतना सा है, इसका मतलब यह है कि जो भी रूल्स हाई कोर्ट बनाएगा वो रूल्स जो हैं वो जो सेक्शंस में दिया हुआ है, राइट, सेक्शन 158 1 to 158 जो कुछ भी दिया हुआ है उससे क्या होंगे, उससे इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे, राइट। तो जो सेक्शंस हैं, जो रूल्स हैं, सेक्शन से इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते। मतलब सेक्शन में कुछ लिखा हुआ है और रूल्स उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट जाके कुछ नहीं लिख सकता। जो कुछ भी होगा, जो रूल्स होंगे वो इन अकॉर्डेंस विद दो सेक्शंस ही होंगे, उनके अगेंस्ट नहीं होंगे, राइट। ये चीज यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, राइट। फिर अब ये सारे जनरल चीजें हैं, ये आप अपने बैराक से भी देख सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है कि बेसिकली जब हम इन रूल्स की बात करते हैं तो ये रूल्स सर्विस ऑफ समन्स के बारे में बात कर सकते हैं, नोटिसेस के बारे में बात कर सकते हैं, और समन्स को कैसे पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा, राइट, इन सब चीजों के बारे में बात कर सकता है। फिर जो भी प्रॉपर्टीज अटैच की जाती हैं उनके मेंटेनेंस के बारे में, कस्टडी के बारे में, राइट, लाइव स्टॉक, जैसे मान लो किसी के कुछ जानवर अटैच कर लिए कोर्ट ने, अब उनका मेंटेनेंस, उनका रख रखाव कैसे किया जाएगा, राइट। तो और जब कोर्ट के अटैचमेंट में है तो उनकी जो कस्टडी है उसकी फीस वगैरह कितनी होगी, कौन पे करेगा, इस सारे मैटर से रिलेटेड चीजें जो है ये इस मामले में भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रूल्स बना सकता है। फिर काउंटर क्लेम हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे कि काउंटर क्लेम क्या होता है, उससे रिलेटेड रूल्स बनाए जा सकते हैं। गार्निशी ऑर्डर से रिलेटेड रूल्स बनाए जा सकते हैं। ये सारे टर्म्स हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस दीज थिंग्स, राइट। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडेमनिटी, राइट, इन सब चीजों के बारे में रूल्स बनाए जा सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम समझें तो समरी प्रोसीजर के बारे में, कि जब आप सबको पता है समरी ट्रायल होता है, कुछ सूट्स ऐसे होते हैं जिनका समरी ट्रायल हो जाता है, जो कि काफी जिसका एम होता है ताकि जो छोटे मैटर्स हैं वहां पे क्या हो सके, स्पीडी डिस्पोजल हो सके। तो इसलिए समरी ट्रायल से रिलेटेड रूल्स भी बनाए जा सकते हैं। देन प्रोसीजर बाय वे ऑफ ओरिजिनेटिंग समन्स, इन सब के बारे में भी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी इसमें पढ़ूंगा तो पूरा अभी इनमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस एक बार आप देख सकते हैं इसको वन बाय वन। जैसे हम सीपीसी जब पढ़ते जाएंगे समझ आ जाएगा आपको कि इन सब का मतलब क्या। कंसोलिडेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स, राइट। कंसोलिडेशन बेसिकली अगर एक मैटर पे 4-5 सूट फाइल हुए हैं तो उन सबको एक साथ कंसोलिडेट करके डिसाइड कर देना, राइट। फिर डेलीगेशन, राइट, कि कोई जो ड्यूटीज हैं वो कैसे डेलीगेट की जाएंगी, किसको की जाएंगी। फिर रजिस्टर्स, बुक्स, एंट्रीज, जो कुछ भी सिविल कोर्ट में रहता है उनको कैसे मेंटेन किया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में ये रूल्स बताते हैं। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि सेक्शन की हाई कोर्ट जो है वो किन मैटर्स पे रूल बना सकता है, तो आपको मैटर्स कहां मिलेंगे, सेक्शन 128 में मिलेंगे। और ये मैटर्स लगभग ट्रायल के हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं, राइट। ये आपको एक बार इनमें से कुछ चीजें जो हैं थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट। और उसका जो प्रोसीजर आ जाएगा कि रूल मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो हमने अभी डिस्कस किया, राइट। अभी हम आगे देखते हैं। अब सेक्शन 129 पे आते हैं। सेक्शन 129 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स एज टू देयर ओरिजिनल सिविल प्रोसीजर, राइट। तो आप ये देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कैलकाटा एंड मद्रास हाई कोर्ट, they have original jurisdiction in civil cases of certain monetary value, right? तो
बेसिकली इसका क्या मतलब है कि ये जो हाई कोर्ट्स हैं ये इन मनी सूट्स में बेसिकली ट्रायल कर सकते हैं, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल करता है, एक सिविल कोर्ट ट्रायल करता है, उस तरीके से हाई कोर्ट भी क्या कर सकता है, ट्रायल कर सकता है, राइट। और बाकी दूसरे जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किन मैटर्स पे होता है? उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है रेवेन्यू मैटर्स में, मैट्रिमनी, प्रोबेट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैटर्स में, इलेक्शन पिटिशंस भी केवल हाई कोर्ट में जाती हैं, राइट, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो उसके अलावा हाई कोर्ट के पावर्स क्या पावर है, रिट्स इशू करने का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। तो इन सब मामलों में हाई कोर्ट के पास क्या होता है, अपना ओरिजिनल सिविल प्रोसीजर, इसको रेगुलेट करने का जो पावर है वो क्या रहता है, वो हाई कोर्ट के पास रहता है। तो अब इन मैटर्स को कैसे डिसाइड करना है, कैसे सुनना है, इनको सुनने का जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, इससे रिलेटेड भी जो रूल्स हैं वो हाई कोर्ट अंडर 129 ओरिजिनल सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड भी बना सकता है। इससे पहले वाला हमने जो सेक्शन पढ़ा था जहां पे लिखा था 122 में कि हाई कोर्ट के पास पावर है रूल्स बनाने की, तो हाई कोर्ट में देखो कितनी चीजें होती हैं। हाई कोर्ट एपेलेट कोर्ट भी तो होता है। तो अब अपील्स जब सुनी जाएंगी, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उससे कोई अपील सुनी जानी है, तो उस अपील को सुनने के लिए हाई कोर्ट रूल्स बनाता है, राइट। तो एक तो ये अपील, ये एपेलेट साइड हो गई हाई कोर्ट की, राइट, जिसमें हाई कोर्ट अपील से डील करता है, तो उसके लिए अलग रूल्स बनाता है हाई कोर्ट, उसका जो प्रोसीजर है वो पूरा अलग होता है। दूसरा, अब हाई कोर्ट जब अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि उससे पहले वो मैटर किसी और कोर्ट में नहीं सुना गया है, केवल हाई कोर्ट ही उस मैटर को सुन सकता है, तो उसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, राइट। तो उसके लिए भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रूल्स बना सकता है। तो 129 स्पेसिफिकली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट से बात करता है कि सेक्शन 129 में हाई कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना पाएगा, राइट। ठीक है, अब सेक्शन 130 फिर वही बात कर रहा है कि जो कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर था वो रूल्स बना सकता था, केवल सुपरवाइजरी रूल्स बना सकता था, राइट, ऐसे एरियाज के लिए जो प्रेसिडेंसी टाउन्स में आते थे। अभी इनका कोई मतलब है नहीं, अभी हम ये बहुत रेलेवेंट नहीं है, इसको हमें समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, राइट। सेक्शन 131, अब ये 131 बात कर रहा है बेसिकली पब्लिकेशन ऑफ दीज रूल्स इन द गैजेट। अब ये किन रूल्स की बात कर रहा है, बेसिकली उन रूल्स की बात कर रहा है जो सेक्शन 129 के अंडर बनाए गए। पहले सेक्शन 129 और 130 के अंडर जो रूल्स बनाए जाते थे उनको 131 में पब्लिश करते थे, बट नाउ दिस इज वर्चुअली इनएप्लीकेबल सेक्शन 30 नाउ। सो therefore the rules made under section 129 are to be published in this gazette under section 131, right। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, अब देखिए एक डिफरेंस है यहां पे। जब हाई कोर्ट क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और अपने एपेलेट प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना रहा है, ठीक है, उस केस में हाई कोर्ट को क्या करना पड़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ रहा है। पर जब हाई कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड रूल बना रहा है, उस केस में हाई कोर्ट को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट डायरेक्टली क्या कर सकता है, इन रूल्स को गैजेट में नोटिफाई कर सकता है, ये बोलते हुए कि जो उसका हाई कोर्ट का जो ट्रायल है, हाई कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वो हाई कोर्ट कैसे एक्सरसाइज करेगा, राइट। ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अब बेसिकली क्या हुआ, अब हमने सेक्शन 121 से 131 तक एक प्रोसीजर देख लिया। इस प्रोसीजर को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि बेसिकली क्या होता है। 121 में ये बोला गया है कि जो रूल्स हैं दे आर पार्ट ऑफ कोड। 122 में बोला गया है कि हाई कोर्ट के पास दो पावर्स है रूल मेकिंग की, एक तो खुद के प्रोसीजर के लिए, राइट, और दूसरा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए, राइट। एंड देन 123 में यह बोला गया है कि 123 इस बारे में बात करता है कि एक रूल कमेटी हाई कोर्ट बनाएगा, राइट। अब रूल कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी 124 में हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट उस रिपोर्ट को क्या करेगा,
कंसीडर करना हाई कोर्ट के लिए मैंडेटरी है। फिर क्या होगा, वो जो रूल्स बनाए हैं हाई कोर्ट ने उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना अप्रूवल देगी। अगर अप्रूवल देगी उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको हम गैजेट में हाई कोर्ट नोटिफाई कर दिया जाएगा। इस तरीके से रूल्स बन जाएंगे, राइट। तो ये एक आप फ्लो में इस तरह से अगर आप एक छोटा सा चार्ट बना के पढ़ेंगे, इस जो कीवर्ड सामने, आपको 2 मिनट लगेगा इसको कभी भी जब आपको जरूरत पड़ेगी रिवाइज करने के लिए, राइट। राइट। और फिर अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड रूल्स बनाना है तो आप आर्टिकल 129 ध्यान रखिए, रेड विद आर्टिकल 131 ध्यान रखिए, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमने जो पूरा डिस्कशन किया था इवोल्यूशन पे सिविल प्रोसीजर कोड के, कि इस जो सीपीसी है वो इस तरह का कैसे बना, सीपीसी इतना यूनिक क्यों है। और अभी अगर हम देखें तो 1908 में ये सीपीसी बना था, इनेक्ट हुआ था मार्च 1908 में, और 1 जनवरी 1909 को ये एनफोर्स हुआ था। वी आर नाउ इन 2024, राइट। 115 years have passed by, but we are still being governed with 1908 सीपीसी, राइट। तो ये जो बेसिकली यूनिकनेस है सीपीसी की, इसी ने इसको इतनी लॉन्जेविटी दी है कि ये इतने लंबे समय तक ये सीपीसी रेलेवेंट है, राइट। और अब बेसिकली क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट को इक्वल पावर्स दे दी गई इन चेंजिंग द रूल्स, इससे क्या हुआ, जब भी जरूरी पड़ा सिविल प्रोसीजर को चेंज करना, रेगुलेट करना, हाई कोर्ट ने क्या करा, हाई कोर्ट ने खुद से उन रूल्स को जल्दी से चेंज कर दिया विदाउट वेटिंग फॉर द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक दोस रूल्स, राइट। और इसीलिए उसके बाद हमें क्या जरूरत नहीं पड़ी है, देयर हैज नेवर बीन द नीड ऑफ इनेक्टिंग येट अनदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन दीज 115 years, राइट। आई होप आपको ये जो रूल मेकिंग पावर्स हैं आपको ये क्लियर हुआ होगा।